You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. एक क्वेश्चन है, एक्चुअली वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा somehow. मैं उसको लिख देता हूँ, ट्राई कीजिए. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई. हाँ, एक मिनट. हमने कॉपी पेस्ट किया था बट पता नहीं वो सिंक नहीं हो रहा है. इस तरह का एक, ये R1 जो कि 10 ओम का है, ये है R2 जो कि 20 ओम का है, और ये हमारा 30 ओम है, और ये हमारा 2 मिली हेनरी एक इंडक्टर है. हम लोग को फाइंड करंट टू R1 एंड R2. R1 और R2 के बाद R1 और R2 में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमको बताना है. कब कब? पहला, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच. देखो ये अभी आया. ये सिंकिंग एरर हो रहा था. एक मिनट रुक जाओ.
इस तरह का हमारा सर्किट है। सर्किट सेम है, R1 10 ओम, ये हमारा R2 20 ओम, ये हमारा, ये कितना था 30 ओम ना, 30 एंड 2 मिली हेनरी, ये 30 ओम है और ये 2 मिली हेनरी है। तो ये 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के, ये अपने को करने हैं। बहुत इत्मीनान से करना है, बहुत जल्दीबाजी इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और हमने कुछ क्वेश्चन आज पोस्ट भी किए थे तुम लोग को। एक वो क्वेश्चन भी हमको मिला था जो एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में हो, तो वो भी हमने शेयर किया था। इसके लिए ये जो हमने पिछले दिन जो डिस्कशन की थी, जो कंक्लूजन आया था, वो कंक्लूजन अपने को समझ में आनी चाहिए। फाइनल कंक्लूजन कि करंट इन द कैसा बिहेवियर करेगा, इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये वाली जो बात है ये अपने को ध्यान में रखनी है और इसको समझ के ही अपने को क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। एक एक करके सॉल्व कीजिए। हुआ किसी का? इनका होगा वो हैंड रेज करेंगे, और ये हर पार्ट में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत हम चारों पार्ट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इत्मीनान से करना होगा एंड इट विल टेक टाइम। नहीं हुआ? ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में IR1 और IR2 ये क्या है, सूरज आप बताइए। दोनों 5/3 5/3। ओके,
तो द आंसर इज 5/3। पार्थ आपका? आंसर। आपका भी सेम आंसर है? हाँ सर। ओके। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रीड्राइंग द सर्किट। इसके बिना हम कर नहीं पाएंगे। सर्किट को रीड्रॉ करना ही पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए, चौथे क्वेश्चन के लिए, हर बार सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, तो हमने कहा था कि स्विच को क्लोज करने से पहले इनिशियल कंडीशंस को देखने पड़ेंगे। यहाँ पर भी इंडक्टर हमारा 0 करंट कैरी कर रहा है, कहीं कोई करंट का बात नहीं है। इंडक्टर में करंट है नहीं है ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया, तो हम अपने मन से करंट एज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी करंट कहाँ से होगा। तो स्विच क्लोज करने से पहले इंडक्टर से करंट 0 था, और स्विच क्लोज करने के बाद इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होता, मतलब एब्रप्टली चेंज नहीं होता। इसलिए ये इंडक्टर जो है बिल्कुल ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, तो फॉर फर्स्ट पार्ट द सर्किट का जो रीड्रॉ होगा, मैं यहीं पर कर देता हूँ, देखो ध्यान से। ये फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ ये हमारा 10 ओम है, ये हमारा 20 ओम है, और ये हमारा 30 ओम है। लेकिन इंडक्टर को ओपन करना है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। दिस इज हाउ द कंडीशन इज। नाउ 50 वोल्ट का बैटरी है, और हम देखेंगे कि करंट यहाँ से जो भी चलेगा वो इधर ही से वापस आना पड़ेगा। इसको इस 30 ओम में कोई करंट जा ही नहीं सकता, इसका कोई रोल है ही नहीं, इस सर्किट के लिए तो नहीं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच नो करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर, दैट्स व्हाई दिस विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। और यहाँ से 30 ओम बेकार हो चुका है। 10 और 20 ओम दो ही रजिस्टर है, टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा 30। 50 से डिवाइड करेंगे तो जो करंट आएगा I, वो दोनों में सेम फ्लो करेगा, एंड दैट I इज इक्वल टू 50/30, 5/3। 5/3। और सेकेंड पार्ट, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। चलिए IR1 क्या आएगा और IR2 क्या आएगा, पार्थ आप बताइए। IR1 25/11 और IR2 15/11। तो ये आंसर आ रहा है 25/11, और ये वाला 15/11। 15/11। हाँ। ओके, ब्रज यही आंसर है? हाँ सर। हृदय? सेम है। गुड। तो अब जब सेकंड जो हमारा सिनेरियो है वो है वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट। ये जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज करते हैं स्टेडी स्टेट के लिए। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर से जो भी करंट फ्लो करना है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब, मैं बार बार इस बात को बताता हूं, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जो भी चीज चेंज हो रहा है वो चेंज होना बंद हो चुका है। स्टेडी वर्ड का मतलब ही होता है कि अब कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जिस चीज को, जैसे करंट अगर चेंज हो रहा है तो एक जो भी फाइनल वैल्यू है उस पर रीच कर जाए, और ये कायदे से आता है t टेंड्स टू इंफिनिटी पर। थियोरेटिकली, वैसे तो प्रैक्टिकली बहुत जल्दी आता है, लेकिन थियोरेटिकली ये हमारा इन्फिनिट है। तो वेरी लॉन्ग टाइम बोलने का मतलब यही होता है। अब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो है वो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ होगा नहीं, मैंने पहले ही बताया था। उसके लिए सर्किट को हमको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, इस सर्किट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड पार्ट के लिए इफ यू रीड्रॉ द सर्किट, यहाँ पर देखो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। हमने इंडक्टर को एक शॉर्ट वायर बना दिया। ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 20 ओम, और ये हो गया 30 ओम, और ये 50 वोल्ट है। अब यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि जो भी करंट जाएगा
वो करंट दो पार्ट में बटेगा। और अभी 10 ओम और 20 ओम से करंट सेम नहीं रहेंगे। करंट क्या निकालना है तो अपने को 30, 20 प्लस 10 ये सब का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और ये करंट आई निकालना पड़ेगा। फिर करंट डिवीजन मेथड से अपने को IR2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 और 20 इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 इंटू 20, 30 प्लस 20, तो मतलब 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस 20। ये सब चीज़ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से की हुई है, इसलिए इसमें हमको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 600 और ये 50, तो ये हो जाएगा 12, 10, 22, 50 बाई 22 यानी 25/11। और ये करंट जाके डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलली डिवाइड होने में इनवर्स रेशियो हम जानते हैं। तो इनवर्स रेशियो में ऊपर वाला जो करंट होगा, लेट्स से उसको स्मॉल आई से डिनोट करता हूँ, तो स्मॉल आई हमारा कितना हो जाएगा 25/11 दैट इज टोटल करंट इनटू इनवर्स रेशियो का मतलब 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 50, तो 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 11 इंटू 50। वेट, हम लोग इंडक्टर से करंट नहीं निकाल रहे हैं ना, हम 20 ओम्स के थ्रू निकाल रहे हैं ना, गलत यूज कर रहे हैं। हम लोग इस करंट को क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग इस करंट को निकालें ना, इसकी जरूरत क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है हमसे, तो हमसे ये करंट पूछा जा रहा है। ये आई क्या हो जाएगा हमारा, तो 25/11 इंटू इनवर्स रेशियो में 30 डिवाइड बाई अगेन 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 25 इंटू 30/11 इंटू 50, 15/11। ये हो गया हमारा सेकेंड सिनेरियो। तो पहले दो सिचुएशंस अपने को बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? जब भी हमारा कोई सर्किट बनेगा तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमको डाउट है तो फिर हमारा इस चैप्टर में बड़ा दिक्कत होगा। तो करंट डिवीजन, वोल्टेज, ये सब चीज़ें जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखी हैं फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली, उसको तो बिना देर किए हमको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन में हम जो यहाँ का बात है वो समझ पाएंगे। अब पता चला कि बच्चे को करंट ही निकालने में, एक सर्किट है उसको करंट निकालने में ही दिक्कत ज़्यादा है, तो पॉइंट कि इंडक्टर को शॉर्ट करना है, ओपन करना है, ये तो बहुत दूर का बात हो गई, तो फिर गायब ही हो गया ये चीज। ओके, अब बात आती है जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन, यानी जो थर्ड सिनेरियो है ये कब आ रहा है कि एक बार जब सर्किट अपने स्टेडी स्टेट पर पहुंच चुका तब हमने स्विच को फिर से ओपन कर दिया, उसके तुरंत बाद क्या होगा और फिर उसके लंबे समय के बाद क्या होगा। तो थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं। थर्ड पार्ट, जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन, कौन बताएगा IR1 उसमें क्या आया और IR2 क्या आया? चलिए हृदय आप बताइए। 0 और 10/11। IR1 0 0 और IR2 10/11। 10/11। ओके, अब सबसे पहले तो जब स्विच को हम ओपन करेंगे तो डायग्राम कैसा होगा, सर्किट को रिड्रॉ करना है ये हमको भूलना नहीं है। और पहली बार में करंट उस इंडक्टर से कितना फ्लो कर रहा था, एक्चुअली जो हम कर रहे थे उसकी जरूरत अब समझ में आई, वो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि इंडक्टर से आई डैश, ये जो आई डैश है वो कितना फ्लो कर रहा था ये भी अपने को निकालना पड़ेगा। या तो 25/11 से 15/11 माइनस कर दो, उससे भी पता चल जाएगा, नहीं तो करंट डिवीजन मेथड लगा दो, जो भी करना है। 25/11 माइनस 15/11, तो यहाँ से आ जाएगा 10/11। 10/11 एम्पियर इंडक्टर के थ्रू जा रहा है, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको आई मिल गया, इंडक्टेंस हमको 2 मिली हेनरी दिया हुआ है, तो एनर्जी
कितना स्टोर होगा इंडक्टर के अंदर ये भी हमको पता चल सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हमने स्विच को फिर से ओपन कर दिया तो कहानी क्या होगी। फिर से सर्किट को रिड्रॉ करना पड़ेगा और इस बार बैटरी को बिल्कुल ओपन रखेंगे। ये सिनेरियो, और हमने कहा था करंट एब्रप्टली चेंज नहीं होता इंडक्टर के थ्रू। तो पहले जो करंट आई डैश विच वाज इक्वल टू 10/11 एम्पियर ये फ्लो कर रहा था, ये तुरंत चेंज नहीं होगा। जैसे ही स्विच को ओपन कर दिया ऐसा नहीं कि तुरंत चेंज हो जाएगा। भले इसका वैल्यू 10 ओम हो, इसका वैल्यू 20 ओम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका 30 ओम हो, ये रेजिस्टेंस का कोई मैटर नहीं। ये करंट ऐसे ही फ्लो करेगा स्विच ओपन करने के बाद भी। यानी कि अब ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और जो पहले बैटरी तक जाता था वो बैटरी तक नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं, इधर तो जा नहीं सकता, ये तो ओपन सर्किट है। इधर जाएगा और इस तरह से ये फ्लो करना शुरू कर देगा। अब इस रजिस्टर में करंट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जाने के बाद करंट को कोई और रास्ता मिलेगा नहीं, इसलिए ये 10 ओम रजिस्टर बेकार हो चुका है और हमारा जो भी करंट फ्लो होगा वो 20 ओम और 30 ओम। अब करंट हमको पता चल गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द ओपनिंग द स्विच ये भी पता चल सकता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है ये हमारे लिए मतलब वो नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब हमने सिर्फ करंट निकालने का बात कहा तो करंट हमने निकाल लिया, लेकिन अगर इसी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही बताना पड़ सकता है। जब करंट पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है। हो सकता है इंडक्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो ये भी पूछा जा सकता है। अब बच्चे जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड सॉरी जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन, अब इसमें तो कोई बैटरी है नहीं तो कैसे पता चलेगा। और एल डी आई बाई डी टी हम ले नहीं सकते क्योंकि जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन डी आई बाई डी टी क्या लेंगे, वहां तो कोई फंक्शन हमको मिलेगा नहीं। तो हमको यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा कि एक कंप्लीट सर्किट में केवीएल सेटिस्फाई करता है। हमेशा याद रखना, चाहे हम स्विच को जस्ट ओपन करें जस्ट क्लोज करें, केवीएल ऑलवेज सेटिस्फाई। सर्किट का कोई भी ऐसा इंस्टेंट नहीं हो सकता जहां पर केवीएल सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवीएल को सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकाल सकते हैं। और वो कैसे, अब यहां से सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और लेट्स से डी है। मान ले ए से बी हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिक्रीज है तो कितना -20 इंटू, अब करंट हमारा हो गया है 10/11, ये ड्रॉप है इसलिए हमने माइनस ले लिया। अगेन इसी रजिस्टर के क्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है तो -30 इंटू 10/11। अब दो जगह ड्रॉप हो चुका है तो यहां से हमको गेन ही लेना पड़ेगा, देयर मस्ट बी सम गेन। तो प्लस वट एवर बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्लियरली यहां से हम VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर उस समय कितना था वो निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 300/11 200/11 सो 500/11। और VL को अगर हम चाहें तो LdI/dt ये भी लिख सकते हैं। तो L पता है तो उसके अकॉर्डिंग dI/dt क्या होगा एट दैट इंस्टेंट वो भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा इसका कहीं कोई गारंटी नहीं है, और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, इसमें जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो ट्रांजिएंट एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग है। और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ओपनिंग द स्विच, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ये सब टोटली अलग है। वो तो इसको एक्सप्लेन करना था इसलिए वो पूरा डेरिवेशन करा दिया ताकि समझ में आए कि ऐसा होता क्यों। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल वो सारा कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ हमको बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि इंडक्टर का बिहेवियर क्या है और उसके अकॉर्डिंग सर्किट को रिड्रॉ कैसे करना है। तो अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग द करंट वी कैन आल्सो फाइंड मेनी थिंग्स। और जब लास्ट है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, अब एक्चुअली होगा क्या, तो बेसिकली तुमको पता हो कि ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी स्टोर करता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। धीरे धीरे जो एनर्जी है वो रजिस्टर में हीट के फॉर्म में लॉस होगी और क्या होगा, रजिस्टर से जब भी करंट फ्लो होगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस ही तो होगा। तो धीरे धीरे ये सारी एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी और फाइनली ये पूरा सर्किट डेड पड़ जाएगा। मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज रीओपन्ड, तो यहाँ पर दोनों करंट जीरो हो जाएंगे।
IR1 और IR2 ये दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ओपनिंग द स्विच। तो ये कंप्लीट बात सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ये चारों पार्ट क्वेश्चन के बहुत अच्छे समझ में आने चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीड ऑन नहीं करोगे तो ज्यादा चांस है कि गलती कर बैठोगे। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में भी यही कहा था, इंडक्टर वाले सिचुएशन में भी यही कर रहा है। सही बात समझ में? सर अगर लास्ट केस में निकालने के लिए R2 नहीं रहता तो फिर तब अगर कैसे? R2 नहीं रहता वो सर्किट में और लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा रहता, R2 नहीं रहता, R2 30 ओम तो है ना। पर सर्किट तो फिर इनकम्प्लीट रहता, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो करता? नहीं समझ आ रहा तुम क्या चाहते हो। R2 नहीं हो, जब R2 अगर नहीं होगा, R2 अगर शॉर्ट कर देंगे ना तो इंडक्टर में कभी करंट जाएगा ही नहीं। अगर इनिशियली देखो, जो मैं समझ पा रहा हूं तुम्हारा जो बात तुम बोल रहे हो, R2 की जगह एक वायर लगाने बोल रहे हो, ऐसा? कुछ भी नहीं है उसकी जगह। अच्छा, इसकी जगह ये बनाए ही ना, ऐसा? और अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पूछा रहता, नहीं, थर्ड पार्ट में ही प्रॉब्लम आ जाएगा ना। ये जो सर्किट है, अगर मान लो यहां पर हमने इसको ओपन कर दिया यहां से, अब ये इंडक्टर में करंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन अब सर्किट ओपन हो चुका है, करंट जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, झटका सर जाएगा। ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो है ना, यही स्पार्किंग होती है। जब हम झटके से कभी कोई प्लग निकाल देते हैं या कुछ इस तरह का बात करते हैं तो यही कंडीशन आता है। ये करंट तुरंत जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इस सर्किट के पास कोई चांस ही नहीं है, कहीं करंट फ्लो करने का जगह ही नहीं बचा। तब फिर ये एक बैकवर्ड जर्क स्पार्क ऐसा जनरेट करता है। हम लोग को ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं कि करंट के पास कोई पाथ ही नहीं हो फ्लो करने के लिए। अगर पाथ ही नहीं होगा तो फ्लो कहां से करेगा। और ये एकदम झटके से जीरो होगा। अब जैसे एक बॉडी को धीरे धीरे तुम जीरो पर ला रहे हो, मैकेनिक्स अगर इसको रिलेट करना हो तो एक बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगा के धीरे धीरे उसको रेस्ट पर ला रहे हो, और एक हो गया सीधे जाके टकरा के दीवार से तुरंत जीरो हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा फोर्स उस समय पिक्चर में आता है। तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में होगा, एक वेरी हाई ईएमएफ डेवलप होगा और स्पार्क जनरेट होगा। दैट्स व्हाई वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। क्लियर है? हाँ सर। कुछ और डायग्राम है? मैं देखता हूं, अगर कॉपी पेस्ट हो जाता है तो तुम लोग ये सारे सर्किट के टाइम कांस्टेंट निकाल पाए थे? हमने ग्रुप में शेयर किया था, निकाल पाए थे? पूरे होने के वो मतलब हो रहा है, वो निकालना बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। एक मिनट, रनिंग टाइम में एक मिनट रुको, देखता हूँ हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा बैंडविड्थ का कुछ इश्यू आ रहा है, इसलिए बार बार ये चीज थोड़ी दिक्कत कर रही है। कुछ देर में हो जाएगा, टाइम ले रहा है लेकिन सिंक हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। एनीवे, तो जितने भी क्वेश्चन हमने शेयर किए थे, कोई भी एक क्वेश्चन आप लो, उसमें कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, इंडक्टर को हटा के टर्मिनल बनाना है। जैसे मान लो यही सर्किट है, नो डाउट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम
बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मान लो तुमसे अगर कोई ऐसे ही पूछा कि ये जो इंडक्टर है इसमें करंट का जो एक्सप्रेशन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के दिखाओ। ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में हमने स्टेडी स्टेट में कितना करंट होगा वो निकाल लिया, पहले कितना करंट था वो निकाल लिया। अगर हमको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर करंट निकालने का एक्सप्रेशन इससे पूछ दिया जाता और तुम कायदे से अगर इस सर्किट का केवीएल वगैरह लिख के डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करते तो हालत खराब हो जाती। ये हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल जाएगा। उतना डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सिखाया है ना, तुम लोग को उतना आता है। इवन इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसको नहीं कर पाएंगे। दैट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है ये हमने कैपेसिटर में भी सिखाया था और इंडक्टर में भी सिखा रहे हैं। दोनों को अगर तुम लोग साथ मर्ज कर दोगे तो ज्यादा अच्छा हमको लॉजिक बन जाएगा वो। मैं फिर से कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को साथ में एक बार लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको बोलते थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसमें जो क्यू का एक्सप्रेशन होता था, यहाँ पर कुछ एक टर्म होता था, उसके बाद 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी वन टाउ, यही होता था। अगर तुम इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ये जो भी हम लोग ने सीखा इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। इसमें आई का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक ये वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बिल्कुल सिमिलर है। ये जो टाउ है ये इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट, जिसको हम लोग जनरली आरसी लिख देते हैं। और मल्टीपल अगर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग या कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो आर इक्विवेलेंट निकाल के हमको सीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये जो टाउ है ये हमारा इंडक्टिव सर्किट का और एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एल बाई आर लिखते हैं। यहाँ पर एल बाई आर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा और क्या। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी तो आएगा ही आएगा, तो हमको निकाल जरूरत है। अब एक चीज जो स्टार्टिंग में हमने लिखी है इसका क्या मतलब होता है, ये जो टर्म है ये जो टर्म क्या होता है, तो याद होगा ये टर्म हमारा क्या होता है, व्हाट इज दिस टर्म। कैपेसिटर के केस में ये टर्म क्या होता था, ये होता था स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया, स्टेडी स्टेट चार्ज, और जिसको बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज जो उस कैपेसिटर पर आ सकता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वही होता था स्टेडी स्टेट चार्ज, उसी को बोलते हैं। उसी तरह से यहां पर ये हमारा स्टेडी स्टेट करंट है, ये जो टर्म आएगा ये होगा स्टेडी स्टेट करंट। मतलब हमने सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर किया था, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा था 10/11, कायदे से अगर हम करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखें इसी सर्किट का तो 10/11 यहां लिखेंगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ में क्या लिखेंगे, एल विच इज 2 मिली हेनरी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वापस से अपने को वही काम करना है जैसे बताया गया है कि ये जो स्विच है, ये जो बैटरी है, इसको शॉर्ट कर देंगे और इंडक्टर को ओपन कर देंगे, उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे। तो नीचे अगर मैं इसी को करूं तो ये जो सर्किट दिखेगा वो क्या दिखेगा, देखो बैटरी को हमने कर दिया शॉर्ट, ये हमारा 10 और 20 वाले रजिस्टर हैं, ये हमारा 30 वाला है, और हमने इंडक्टर को यहां से ओपन किया है। ये हमारा टर्मिनल है ए बी। अब देखा जाए क्या क्या है, तो ये 10 और ये 20 पैरेलल में हो गए हैं और ये 30 के साथ सीरीज में है। मतलब आर इक्विवेलेंट 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, तो हो जाएगा 200/30 यानी 20/3 प्लस 30 110/3, कितना हो जाएगा ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट को अगर यहाँ डाल दें 110/3 और एल ये तो 2 मिली हेनरी था, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, बस ये डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा करंट का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारा हो जाएगा। मतलब बोलने का ये है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो,
अगर हमसे कुछ भी पूछ दिया जाता है तो हम कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट निकालना हमको आना ही चाहिए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट पूछा जा सकता है। ये आरसी सर्किट का ही रेप्लिकेशन है, उसमें कुछ नई बात नहीं। और अगर हमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ दे, अगेन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी हम निकाल सकते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि करंट जो है वो पहले 0 था और बाद में एक वैल्यू रीच किया, इस केस में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन बनता है कि पहले करंट 0 नहीं था, पहले भी करंट 2 एम्पियर था और बाद में स्टेडी स्टेट में वो 3 एम्पियर तक रीच कर रहा है। यहाँ पर अगर टी का वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरा करंट 0। तो उस केस में जैसे मान लो, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, अगर कभी आए वैसा तो अपन डिस्कस कर लेंगे कि इफ इनिशियल करंट इज नॉन जीरो, ठीक है, मान लो इनिशियल करंट हमारा आई नॉट है और फाइनल करंट कुछ आई ऐसा रीच कर रहा है, ये फाइनल करंट, दिस इज इनिशियल करंट और ये हमारा फाइनल करंट है। अब आई नॉट से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। मान लो कुछ देर के लिए हमने मान लिया आई इज ग्रेटर देन आई नॉट, लेट्स अज्यूम दिस। अब इस केस में हम कैसे अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट होगा ना, वो आई नॉट प्लस आई माइनस आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर बाई एल, और टाउ डायरेक्टली मैं टाउ लिख देता हूं कि बार बार आर बाई एल लिखना सही नहीं है, टाउ लिख लो, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। और इसका ग्राफ देखने में कैसा दिखता है? क्योंकि भले ही इसका इक्वेशन ना पूछे, इसका ग्राफ हमसे थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो इनिशियली हमारा करंट कुछ आई नॉट है और बाद में करंट आई रीच कर रहा है। अब ये जो ग्राफ होगा ना, वो 0 से ना स्टार्ट होकर आई नॉट से स्टार्ट होगा और कुछ ऐसा जाएगा लाइक दिस। अगर यही छोटा होता, सपोज करंट डिक्रीज हो रहा है, लेट्स ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि आई इज लेस देन आई नॉट, मतलब पहले करंट ज्यादा फ्लो कर रहा था और स्टेडी स्टेट में करंट पहले से कम हो गया, तो उस केस में भी अपन आई को ऐसा लिख सकते हैं आई नॉट माइनस आई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इसका ग्राफ कैसा जाएगा? सिमिलर अप्रोच, टोटली सिमिलर। ये हमारा कहीं आई नॉट है और ये हमारा कहीं फाइनल करंट है आई, लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ फिजिक्स में हमने एक जगह पढ़ा है, कहाँ बताओ? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेरी वेरी गुड। किसने बोला ये आंसर? हृदय। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये ऐसा ग्राफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने देखा है। इस तरीके से अगर चीजें रिलेट कर लोगे ना, तो कहीं कुछ भूलेगा नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वहां भूल गए। जब हमने रिलेट कर लिया तो दो चार जगह से कनेक्टेड है, एक जगह से भूलेंगे तो दूसरे जगह से याद आएगा। तो हमको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने ऑलरेडी करके उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया है। लेकिन अगर हमसे कभी भी पूछा भी जाए कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसका इक्वेशन क्या होगा, करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, कितने देर में करंट जो है वो फाइनल वैल्यू का हाफ वैल्यू रीच करेगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको इक्वेशन लिखने की बात आएगी। और इक्वेशन लिखने के लिए वी डोंट हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन। सिर्फ दो ही चीजें निकालनी है, एक स्टेडी स्टेट करंट जो कि हम निकाल सकते हैं बिना डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, और दूसरा आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट हमको कैसे निकालना है, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, ये बार बार डिस्कस हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि सर्किट सॉल्विंग में इंडक्टर रिलेटेड कोई भी समस्या आने वाली है।
दूसरी बात जैसे मैंने कहा था कि इंडक्टर का जो बिहेवियर है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर पर थोड़ा बात करें, इसके बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पर आएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्शन का भी रोल है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, अब इस चूंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा प्रूफ कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। बट कभी कभी क्वेश्चन में अगर दो इंडक्टर आ जाए तो इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़े, तो मैं ऐसा ना हो कि हमको आता ही नहीं है। तो मैं बस इसके लिए इतना लिखूंगा कि इसका जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह होता है। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन कॉम्बिनेशन is very similar to electrical resistance। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के जैसा होता है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो अलजेब्रिक एडिशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में L1 L2 L3, तो L इक्विवेलेंट अगर हम एक सिंगल इंडक्टर से इसको रिप्लेस कर दें तो ये हमारा, अगर इसका L इक्विवेलेंट इन सबके इक्विवेलेंट में अगर ड्रॉ कर दिया तो L इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और दूसरा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो तो कभी कभी ऐसा भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद बोलूंगा, कभी कभी ऐसा भी सर्किट आ सकता है जहां पर दो दो इंडक्टर दे दिए गए, लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में तो दोनों इंडक्टर या तो सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, और उसको हमको एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए अगर हम एलआर सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके अब जो हमारा एक सिंगल इंडक्टर का सर्किट बन गया, अब वो नॉर्मल सर्किट के बिहेवियर के जैसा, एलआर सर्किट के बिहेवियर के जैसा हो गया। एल इक्विवेलेंट ये हमारा L1 है, L2 है, L3 है, तो 1 by L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by L1 प्लस 1 by L2 प्लस 1 by L। तो जरूरत पड़े तो इसको यूज करेंगे हम। कुछ कुछ क्वेश्चन भले ही बुक में मॉड्यूल में तुम लोग के दे दिए गए हों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे नहीं जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि इस तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से ज्यादा पूछे जाते हैं, इंडक्टर से ऐसा बहुत रेयर। अब बात आती है कि इसमें भी अभी एक पार्ट बाकी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्शन हमने लमसम तुमको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन करते कैसे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन होता कैसे है और निकालते कैसे म्यूचुअल इंडक्शन एम का वैल्यू, फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक सोलेनॉइड और दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इसमें दो कॉइल होते हैं और किसी को प्राइमरी और किसी को सेकेंडरी लेना होता है। प्राइमरी और किसी को सेकेंडरी अपने मन से लेना होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कौन प्राइमरी होगा कौन सेकेंडरी होगा। जैसे हमने उस दिन क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे, उसमें इस तरह का एक सिनेरियो लिया था कि एक स्क्वायर लूप है और उसके सेंटर पर एक छोटा सा सर्कुलर लूप है, और आर जो है, इसका जो रेडियस है आर और इसका जो साइड लेंथ है ए, आर इज वेरी वेरी लेस देन ए, और इस अरेंजमेंट का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल हम किसी भी लूप में करंट का फ्लो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अंदर वाले लूप में करंट फ्लो करा दिया, तो अंदर वाले करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना फ्लक्स बनेगा, जैसे हमने कहा था कि phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। I1 मतलब करंट इन प्राइमरी, phi2 मतलब फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी।
और phi 2 इज इक्वल टू m टाइम्स I1, और यहां से m इज इक्वल टू phi 2 अपॉन I1। यही होता है तरीका निकालने का, और इसको डिफरेंशिएट भी करके हम निकाल सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने अंदर वाले कॉइल में करंट पास कर दिया तो बाहर में हर पॉइंट पर, यहाँ ये सारे जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना ये बहुत मुश्किल है। हम एक सर्कुलर रूप के कारण सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, ये एक हमारा सर्कुलर लूप है, और करंट अगर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करे, इट डजंट मैटर, हम सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। लेकिन अगर हमको इस पॉइंट पे पूछ दे, इस पॉइंट पे पूछ दे, इस पॉइंट पे पूछ दे, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला बन ही नहीं पाएगा। दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू इवेलुएट। अब यहाँ पर भी, और चाहे बाहर में अगर कोई पॉइंट ले ले, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन कितना होगा ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हमने अंदर वाले कॉइल में करंट पास कर दिया तो बाहर में ये सारे पॉइंट्स, अंदर में जो पॉइंट्स हैं उसमें कितना फील्ड बनेगा ये नहीं निकाल पाएंगे, और जब नहीं निकाल पाएंगे तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, और जब फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे तो ये phi 2 बाई I1 ये करेंगे कैसे। लेकिन ये एक चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक लॉ होता है, और जो कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M12। M21 और M12 का क्या मतलब है, और इसको कंबाइनली हम लोग M क्यों बोल दिए, ये समझने का जरूरत है। M21 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब हमने किसी एक में करंट पास किया और दूसरे से फ्लक्स निकाला, और दूसरे से कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है वो निकाला, तो ये वैल्यू अगर हम प्राइमरी को, अगर प्राइमरी सेकेंडरी में इंटरचेंज कर दें तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू बी द सेम। द प्रिंसिपल ऑफ, इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। दिस थ्योरम इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी ही बोलते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, हाँ, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम इस बात को प्रूफ कर देंगे कि ये होता है, लेकिन हर बार इस बात को प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। जैसे एक सोलेनॉइड का केस है जिसके लिए हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, बट हर बार हर सिनेरियो में, जैसे ये जो डायग्राम हमने दिया है यहाँ पर भी ये चीज वैलिड है। अगर हम बाहर वाले कॉइल में करंट पास करें तो इस लूप से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमको ये कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन हमको दिया है, यानी कि उस एरिया को बहुत छोटा लेना है, और हम उस एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले लेंगे। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, एक स्क्वायर लूप के कारण हमने निकाला हुआ है 2√2 म्यू नॉट आई बाई, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है, और उसमें एरिया पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आई से डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। ये पिछले दिन कराया था। तो पॉइंट ये है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अगर प्राइमरी को छोटा वाले को ले लेते और सेकेंडरी बड़े वाले को ले लेते तब भी वही आना है। हाँ, हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, लॉजिकल प्रूफ हो सकता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हो सकता। मैथमेटिकल प्रूफ करने में बहुत हालत खराब होगा, इसलिए ये थ्योरम है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो आएगा, और IIT एडवांस में 2-3 बार ऐसे इस पार्ट से क्वेश्चन बनाया गया है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, मैं ये बात बार बार कहूँगा, लेकिन एडवांस में इससे क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार बने हैं पास्ट ईयर्स में। तो अपने को इसको अच्छे से समझना है, भले ही एडवांस हम नहीं फेस करने वाले, लेकिन इसका मतलब क्या होता है अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम लेते हैं 2 सोलेनॉइड, जैसे ये एक सोलेनॉइड है और इसके बाहर कोएक्सियल ये दूसरा सोलेनॉइड है।
अगर हम साइड व्यू अगर बना दें, क्योंकि ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, साइड व्यू बनाएंगे तो हमको जो बाहर वाला सोलेनॉइड है बड़ा वाला वो ऐसा दिखेगा और जो छोटा वाला है वो ऐसा दिखेगा। दोनों के लेंथ हमने सेम रखे हैं। रेडियस R1 R2 प्राइमरी और सेकेंडरी, बड़े वाले को हमने मान लो प्राइमरी ले लिया और छोटे वाले को सेकेंडरी ले लिया। पूरे टाइप के लिए 1 मतलब बड़ा वाला, 2 मतलब छोटा वाला। तो कुछ क्रेडेंशियल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे R1 R2 N1 N2 I1 I2, ये सारे टर्म्स हमको काम आने वाले हैं। R1 R2 मतलब रेडियस, 1 मतलब बड़ा वाला, 2 मतलब छोटा वाला। ये चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखना ताकि ये सब टर्म में कंफ्यूज ना हो। तो R1 मतलब रेडियस ऑफ आउटर सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड। Similarly, N1 number of turns per unit length, number of turns per unit length of outer solenoid, और यही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इनर सोलेनॉइड। I1 अगर हम करंट प्राइमरी में लेंगे तो I1 ले लेंगे, करंट अगर सेकेंडरी में लेंगे तो I2 ले लेंगे। सिमिलरली phi1 phi2, इस तरह से हमारा ये काम होगा। मेनली हमको यही 4 टर्म की जरूरत पड़ेगी, ये तो सिर्फ बाद में कैंसिल आउट ही हो जाना है। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं इस पूरे अरेंजमेंट का। तो मैंने प्राइमरी मतलब ऊपर वाले बाहर वाले में करंट पास किया, 1 जो है उसमें करंट पास किया, लेट्स दैट करंट इज I1, कोई भी डायरेक्शन दे दो कोई दिक्कत नहीं है, I1। और उससे सेकेंडरी का कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो रहा है वो निकालना है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट M21 सॉरी। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंडिंग M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। 1 हमारा आउटर कॉइल है, 2 हमारा इनर कॉइल है। फाइन। तो फ्लक्स निकालना क्या होता है, एम के लिए phi2 डिवाइड बाई I1। उसी तरह से यहाँ पर हमको phi2 निकालना होगा, उसको I1 से डिवाइड करना होगा, तो यही हो जाएगा M21। बस phi2 अच्छे से निकल जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो पहला वाला जो कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर जो भी बनेगा वो हो जाएगा म्यू0 N1 I1। और किसी भी एक टर्न से, सेकेंडरी जो छोटा वाला कॉइल है उसके किसी एक टर्न से, क्योंकि एरिया जो होगा ये पाई R2 स्क्वायर, ये छोटा एरिया है, ये एरिया, इतने से ही फ्लक्स लिंक्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में। अगर आउटर कॉइल में हमने करंट पास कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है, लेकिन फ्लक्स तो लिंक हो रहा है इतने से रीजन में। इसलिए जब हम लोग phi2 इन 1 टर्न और 1 कॉइल 1 टर्न लिख दो तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, एक टर्न का एरिया इनटू B1। लेकिन ऐसे कितने टोटल टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड, phi2 तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। टोटल फ्लक्स लिंक्ड ये हमारा हो जाएगा N2 इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 इंटू B1। यानी कि ये जो phi2 है इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो N2 इंटू L, ये तो हो गया मैग्नेटिक पाई R स्क्वायर, ये भी लिख लो। और मैग्नेटिक फील्ड अब वैल्यू पुट करने का जो समय आ गया है, म्यू0 N1 I1। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 इज इक्वल टू phi2 अपॉन I1। I1 को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, बाकी सारा टर्म को एज इट इज रहने दो। म्यू0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1।
अब ये जो एक्सप्रेशन हम देखते हैं, हम चाहे हम अभी M12 भी निकालेंगे, लेकिन बच्चों को क्या लगता है यहाँ पर कि देखो म्यू नॉट तो आ ही गया, ठीक है, N1 और N2 ये भी दोनों आ गया, L दोनों का सेम ही लिया हुआ है, पाई भी, ये जो R2 स्क्वायर है अगर हम M12 निकालें तो सिमेट्री से ये R1 स्क्वायर हो जाना चाहिए। अगर R1 स्क्वायर हो गया तो M21 और M12 तो सेम होगा नहीं, तो फिर कैसे हम कह रहे हैं कि सेम हो रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा होता नहीं है। ये जो R2 स्क्वायर आया है ये बाद में भी R2 स्क्वायर ही रहेगा। कैसे? विल सी इट। पहले तो दो कोएक्सियल सोलेनोइड, ये हमारा कोएक्सियल सोलेनोइड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ कोएक्सियल सोलेनोइड। ये इसका वैल्यू है म्यू नॉट N1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L। हाँ, कोई क्वेश्चन है? अथारो सांगोड़े हैंड रेस की हो, कुछ बात है? ओके, अब यहाँ पर चूंकि ये कर सकते हैं इसलिए हम लोग M12 भी निकालेंगे। दूसरा फाइंडिंग M12, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड में मतलब अंदर वाले कॉइल में करंट पास करेंगे और आउटर वाले में फ्लक्स लिंक कितना होगा वो उसको करके हम निकालेंगे। मतलब बेसिकली phi1/I2 ये करना पड़ेगा अपने को। हम साइड व्यू वाला जो डायग्राम है वही ड्रॉ करते हैं, जैसे ये जो साइड व्यू में हमने बनाया था, ये साइड व्यू का ये जो डायग्राम था ये हम ड्रॉ करते हैं। अब अंदर वाले में करंट पास होगा, देखो ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। डायरेक्शन ऑफ करंट इमटेरियल है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B2 ये हो जाएगा म्यू नॉट N2I2। किसी एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, बस यहां पर आके थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। phi1 linked with any one turn, linked with any one turn in outer coil। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B2 इंटू क्या करना चाहिए, पाई R1 स्क्वायर करना चाहिए या पाई R2 स्क्वायर करना चाहिए, बस यही कंफ्यूजन अपने को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पर, B2 इंटू पाई R1 स्क्वायर होना चाहिए या पाई R2 स्क्वायर होना चाहिए? कौन बताएगा? R2 स्क्वायर। क्यों पाई R2 स्क्वायर? मैग्नेटिक फील्ड उतने ही पार्ट से जा रही होंगी, मतलब प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स उतने मिलेगा। वेरी वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो बड़ा वाला लूप है उसका एरिया, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। बड़े वाले लूप के अंदर ये एरिया इंक्लूड है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इतने ही रीजन में है। बाकी का रीजन आउटसाइड द सोलेनोइड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इसलिए हम पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि है नहीं। इसलिए पाई R1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमको यहाँ पर phi1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा B2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। अब इसके बाद कहानी बहुत सिंपल है, तुमको समझ में आ गया कि R2 क्यों आएगा। अब इसके बाद प्रोसीड करोगे, टोटल फ्लक्स निकालना चाहोगे phi1, तो N1 L ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। एक टर्न से कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट N2I2
ये पुट कर दो, और पाई R2 स्क्वायर ये पुट कर दो। उसके बाद पाई 1 अपॉन I2, यही हमारा है M12, और ये फिर से वही आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L। क्योंकि इस केस में हम प्रूफ कर सकते हैं इसलिए हमने प्रूफ कर दिया, बट ऐसा हर बार होगा ये जरूरी नहीं है। और कभी कभी तो क्वेश्चन बहुत कमाल के पूछे जाते हैं। पहले तो ये बताओ, क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर। क्लियर है ये? एक बार आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि हम उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से मेडिकल के क्वेश्चन एक लिमिटेड ही बनते हैं, बट हमको इन्फॉर्मेशन सारा देना है, तो डेफिनेटली हमको क्वेश्चन का जहाँ जहाँ से पूछा गया है बाहर से वो बताना पड़ेगा। जैसे एक इस तरह का एक वायर है, और इसके बगल में एक्चुअली आईटी एडवांस का क्वेश्चन था कि वो ट्रायंगुलर लूप दिए थे। मैं तुमको एक रेक्टेंगुलर लूप देता हूँ, ये थोड़ा आसान है, और करंट नहीं दिया गया था, करंट किससे फ्लो कर रहा है ये नहीं दिया गया था। इन दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअल क्वेश्चन इससे भी आगे था, बट हम सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस तुमसे निकलवाना चाहते हैं। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर गिवन अरेंजमेंट। और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। और देखना वो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी जो स्टेटमेंट हमने यूज किया है उससे कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, उसका क्या एप्लीकेशन है वो समझ में आएगा। पहले इसको ट्राई करो। ये हमारे पास एक लूप है, इसका साइड लेंथ हम ले लेते हैं, लेट्स से ये 2a, और ये ले लो a, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी ले लो a, और एक इनफाइनाइट वायर है, दिस इज इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ऐसा मान के चलते कंडक्टिंग वायर। तो इन दोनों के बीच में क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैसे निकालेंगे? हाँ बताइए। म्यू नॉट ए बाय 2 पाई म्यू नॉट ए बाय 2 पाई 2 पाई इंटू लॉन 3 लॉन 3। ओके। श्रद्धा आपका भी यही आया? अब माइक से आवाज फिर से नहीं आ रही है। युवराज आपका? यही आया। सर यही Good. यही आया। ओके, अभी आया आवाज। तो देखो ये काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन हमने दिया था ना, ये पहले दिन का ये क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने में करना क्या है, किसी एक पे करंट पास करना है, दूसरे से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो निकालना है, और करंट से डिवाइड करना है। बेसिकली m इज व्हाट, फाई अपॉन i। अब क्योंकि M12 और M21 में तो कोई फर्क है नहीं, ये तो हमने प्रूव कर लिया है, तो किसी एक में करंट पास करके दूसरे से फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा वो निकालना है, पर यूनिट करंट कर देना है। अब यहाँ जरूर है कि इससे अगर करंट पास कर लेते, ये जो स्क्वायर लूप दिया हुआ है इससे करंट पास करेंगे, और ये एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा ये निकालना बड़ा मुश्किल है। हमने कहा था हर बार दोनों काम नहीं कर सकते,
इस बार हम क्या करेंगे, इसी में करंट पास कर देंगे और इससे कितना फ्लक्स बनेगा वो निकाल लेंगे। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है काम, और उससे इस करंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पहला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का जो काम हुआ था, इफ यू सी यहाँ पर ये ट्रायंगुलर एरिया भी हमने कराया था। ये जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया है म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई लॉन 4, चूंकि हमने डायमेंशन थोड़े अलग अलग दिए थे, तो म्यू नॉट आई ए बाई पाई लॉन 4, ये आई से सिर्फ डिवाइड कर दोगे तो यही हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ यू सिंपली डिवाइड दिस इंटायर टर्म विद आई और सिंपली आई हटा दो तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस टू। यही क्वेश्चन एडवांस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पर लॉन 3 का टर्म आएगा कि हम लोग a टू 3 इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉन 3 का टर्म आएगा, और आई का टर्म यहाँ से हटा दिया। ये बिल्कुल सही आंसर है, वेरी वेरी गुड। फ्लक्स निकालो और उससे करंट को डिवाइड करो। आई डोंट थिंक इसको करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से किया हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमने जो कॉइल को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो उसमें भी आपस में म्यूचुअल इंडक्शन होने लगता है। क्या बोलने का मतलब है, ध्यान से देखो। और ये जनरली दो कॉइल के बीच में ही हम इसको करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर्स। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस केस में। जैसे एक इंडक्टर है और दूसरा इंडक्टर इससे बहुत दूर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, अभी भी ये सीरीज में है। इसका इंडक्टेंस अगर L1 है, इसका इंडक्टेंस अगर L2 है, तो डेफिनेटली L इक्विवेलेंट हम लोग सीधे L1 प्लस L2 लिख दें, रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इसको पास में रखा जाए तो ऐसा होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पहले वाले के साथ लिंक्ड होने लगे, दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के कारण साथ लिंक्ड होने लगे। मतलब जो फ्लक्स की लिंकिंग है वो आपस में इनकी होने लगती है। दोनों के फ्लक्स इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, और ये टोटली डिपेंड करता है अरेंजमेंट पर, कैसे हमने इसको रखा है उसके ऊपर। अगर हमने टोटली अलग अलग रख दिया तो कोई लिंकिंग नहीं होगी और L इक्विवेलेंट सिंपली L1 प्लस L2 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको पास पास रखा तो ये जो L इक्विवेलेंट है, L इक्विवेलेंट में L1 प्लस L2 के अलावा प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ M का टर्म आता है। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों को होना शुरू होता है, ये सर प्लस माइनस 2M का क्या मतलब? M जो है, मैं धीरे धीरे तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। ये M जो है, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ट्वाइस क्यों, ये सब चीजें समझनी है। देखो, अगर कॉइल नजदीक हुए तो एक का फ्लक्स दूसरे में और दूसरे का फ्लक्स पहले में लिंक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमने जैसे बताया कि मैक्सिमम इसकी जो बात है वो डिपेंड करता है हमने सच में इसको अरेंज कैसे किया है, कॉइल एक दूसरे के पास कैसे रखे हुए। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो एक कॉइल हमने रखा है ऐसा, एक कॉइल है इस तरह से, और जो दूसरा कॉइल है इसको हमने देखो कैसा रखा है, ध्यान से देखना। चाहते तो एक के ऊपर एक ही बना देते, लेकिन वो समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा गैप करके बनाया है। ये हमारे दो टर्मिनल्स हैं,
ए और ये है बी। तो नो डाउट दोनों सीरीज में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पहले से जो करंट पास करेगा दूसरे से वही करंट पास करेगा। लेकिन इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया कि पहले वाले का फ्लक्स पूरी पूरी तरह से दूसरे में लिंक हो जाएगा, दूसरे वाले का फ्लक्स पूरी तरह से पहले में लिंक हो जाएगा। इसको बोलते हैं कपलिंग। दिस इज कॉल्ड कपलिंग। बिटवीन टू कॉइल्स। और इसका एक कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कैसे डिनोट करते हैं? अब अगर किसी कॉइल का फ्लक्स पूरी तरह से दूसरे में और दूसरे का फ्लक्स पहले वाले से पूरी पूरी तरह से लिंक हो जाए, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम कपलिंग, उस केस में इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इन केस ऑफ, इसका भी प्रूफ है, जो मैं लिख रहा हूं उसका भी प्रूफ है, लेकिन ट्रस्ट में पहले प्रूफ पर मत जाओ, पहले चीजों को समझ लो, जरूरत होगा तो इसको प्रूफ कर लेंगे। इन केस ऑफ मैक्सिमम कपलिंग, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो होता है अंडर रूट ओवर L1 L2, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L1 L2। मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों अरेंजमेंट का नहीं हो सकता। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा कोई कॉइल इस तरह से अरेंज्ड है, इसमें लिंकिंग हो रही है फ्लक्स की, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है K इज डिफाइंड एज m अपॉन अंडर रूट ओवर L1 L2। मतलब कितना लिंक हुआ, इसका एक मेजर तो होना पड़ेगा, इसका एक काउंट होना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम लिंकिंग होगी तो K वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ये जो K है ये लेस और इक्वल देन 1 होता है। वन के बराबर हो गया मतलब मैक्सिमम लिंकिंग हो गई, हाफ हुआ मतलब, और ये टोटली अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, हमने कैसे इसको लगाया है, कैसे इसको अरेंज किया है, उसके बेसिस पर हमारा इनके बीच में एक सेल्फ इंडक्टेंस के अलावा म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी टर्म आएगा, और वो दोनों के साथ आएगा। जब पहले को काउंट करेंगे तो दूसरे का, जब दूसरे को काउंट करेंगे पहले का, इसलिए वो दो टू टाइम्स एन का बात है। अब लास्ट जो पॉइंट है उसको समझने का जरूरत है, पहले यहां तक बात समझ आया, प्लस माइनस क्यों लिखा है इसको समझने का जरूरत है। बाकी सेल्फ इंडक्टेंस दो इंडक्टर का दिया गया है, और जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ L1 L2 के अलावा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म क्यों आता है, ये बात अभी तक समझ आ गई है। क्लियर है ये? सर जो K का फॉर्मूला लिखा वो हर केस में एप्लीकेबल है ना? K का जो फॉर्मूला लिखा m अपॉन अंडर रूट L1 L2 वो हर केस में लगाएंगे? नहीं, ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में कपलिंग की बात जब आए तभी इसको यूज करना है। ये सिर्फ दो इंडक्टर की बात हो रही है। देखो, ये जो इस पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटली अलग होते हैं, तो ध्यान से पहले सुन लो, पहले मेरा जो भी बात है वो एकदम ध्यान से सुनो। मान लो दो इंडक्टर तुमको दे दिया और बोला इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालिए। अब मान लो एक है L1, इसका मैं वैल्यू भी ले लेता हूँ, चलो L1 ले लो 10 हेनरी, L2 ले लो 20 हेनरी, और इसको बोला कि इक्विवेलेंट बताइए, तो आप चुपचाप 10 प्लस 20 30 करके आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं इस बात का हिंट होगा कि तुमको म्यूचुअल इंडक्शन भी काउंट करना है, कहीं ना कहीं इस वर्ड का जिक्र आएगा कि कपलिंग हो रही है मैक्सिमम दूसरे के साथ। जब भी इस तरह का सिचुएशन है, इसका मतलब ये जो L1 प्लस L2 वाला फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्म लेगा। ये जो हमने लिखा हुआ है
दिस, ये फॉर्म लेगा, क्योंकि हमको म्यूचुअल इंडक्शन भी काउंट करना पड़ेगा। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन में भी वैरायटी बहुत है, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये टोटली जब अरेंजमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसके लिए एक टर्म डिफाइन कर दिए के। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे दिया तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर नहीं दिया तो बोलेगा मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसका मतलब के का वैल्यू 1 लेना है। कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब के का वैल्यू 0 लेना है। 0 से 1 के बीच ये जो वैल्यू है ना, वो 0 से 1 के बीच बेटर होगा। इसको ऐसे लिखो, 0 लेस और इक्वल देन के इज लेस और इक्वल देन 1। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दूसरे से फ्लक्स लिंक ही ना हो। जैसे कि एक डायग्राम और बना देते हैं, ये सब डायग्राम के ऊपर है। ये एक ऐसा कॉइल है और इसके साथ दूसरा जो कॉइल है हमने ऐसे बना दिया। अब देखो पहले वाले के कारण जो फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और दूसरे वाले के कारण जो फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इन दोनों में कोई लिंकिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पहले वाले में और दूसरे वाले में जो पहला डायग्राम हमने बनाया उसमें बहुत जबरदस्त लिंकिंग है। ये फील्ड कभी भी इसके साथ लिंक हो ही नहीं सकता, ये फील्ड इसके साथ लिंक नहीं हो सकता। तो भले ही दोनों सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर के 0 हो जाएगा, कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इस केस में हमारा के मैक्सिमम हो सकता है। हमने ऐसा ही बनाया कि एकदम एक के बीच एक घुसाड़ दिया। लेकिन ये जो घुसेड़ा है इसमें भी अभी एक वैरायटी है। प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पता चलेगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो दूसरा जो कॉइल है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो पहले वाले कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को देखो, और एक डायग्राम और बनाने वाले हैं उसको ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ जाएगी। ये कॉइल है और दूसरा कॉइल इसका हमने कुछ ऐसा बना दिया। देखो जानबूझ के थोड़ा ऊपर ऊपर बनाया है, अंदर बिल्कुल घुसड़ने का समझ नहीं आता। अब तुम देखोगे अगर करंट हमने ऐसा फ्लो कराया तो करंट इधर से निकलेगा कुछ ऐसे, दोनों अभी भी सीरीज में है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंकिंग हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ऐसा, और दूसरे वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बिल्कुल अपोजिट सेंस में होगा। तो फ्लक्स की जो लिंकिंग है, लिंकिंग ऑफ फ्लक्स, सेम सेंस अपोजिट सेंस। अगर सेम सेंस में हुआ मतलब सब एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं तो प्लस ले लेना है एम का वैल्यू, और अगर अपोजिट सेंस में है तो एम का वैल्यू माइनस लेना पड़ेगा। तो एमओ L1 प्लस L2 प्लस 2m और L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये लिंकिंग ऑफ फ्लक्स इसी से पता चलेगा। अब एक तो डायग्राम से मैंने तुमको बताने की कोशिश की है, अगर डायग्राम वैसा आ जाए तो तुमको थोड़ा देख के समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये कैसा लिंकिंग बताना चाहता है। सेम वे में फ्लक्स लिंकिंग हो रही है या अपोजिट सेंस में। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमको, अगर वही एक एग्जाम्पल याद कर लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये एक सोलेनॉइड और सिलिंड्रिकल ट्यूब है और हमने एक वायर है, ये हमारा एक वायर है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। लेट्स अज्यूम दिस। हमने क्या किया, हमने इस वाले एंड को घुमा के इधर लेके चले आए, करंट कुछ ऐसा फ्लो करने लगेगा। ये दोनों एंड को एक तरफ रख दिया लाइक दिस, और बाकी इसी फोल्डेड वायर से ये हमने इसके ऊपर वायरिंग कर दी, यानी कि और ये दूसरा वायर है इससे भी जो
और यहां पर आके ये दोनों वायर कुछ ऐसे, ये जो दोनों वायर यहां से आएंगे इस तरह से ऐसे होंगे, मतलब एक से करंट इन करेगा और एक से ऐसे इन करते हुए जाएगा, इससे इन करते हुए जाएगा, सॉरी, और फिर यहां से ये आउट होता हुआ जाएगा। समथिंग लाइक दिस। ये पूरा अरेंजमेंट समझ पा रहे हो? वायर को फोल्ड करके हमने कॉइलिंग कर दी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दो सोलेनॉइड हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, फ्लक्स की लिंकिंग पूरी पूरी हो रही है, लेकिन दोनों अपोजिट सेंस में लिंक्ड है। अगर किसी एक का भी हम इंडक्टेंस को L से डिनोट करें तो इंडिविजुअली दोनों का L ही होगा। और इस सिनेरियो का अगर हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्बिनेशन का L इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा था L1 प्लस L2, तो L प्लस L। और चूंकि अपोजिट सेंस में, क्योंकि करंट जो दूसरा वाला कॉइल है उसमें उल्टा फ्लो कर रहा है, पहले वाले में करंट सीधा फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस लेना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ M। और M क्या, क्योंकि मैक्सिमम कपलिंग हो रही है, तो अंडर रूट ओवर L1 L2, यानी दोनों तो L ही है, L स्क्वायर मतलब हो जाएगा L, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी हो जाएगा L, और इसको पुट कर देंगे तो मतलब 2L माइनस 2L, ये हो जाएगा 0। यानी इस केस में हमारा L इक्विवेलेंट हो जाएगा 0। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसको ध्यान रखना है। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज इन अपोजिट सेंस, और दोनों जो कॉइल हैं उनका भी सेल्फ इंडक्टेंस सेम हो जा रहा है, कि दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम हो गए हैं, नंबर एरिया सेम हो गया है, सब कुछ सेम हो गया है, तो L भी सेम हो गया। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो फ्लक्स लिंक अब क्वेश्चन में कैसा समझ में आएगा? मान लीजिए डायग्राम दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम नहीं दिया तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा कि सेम सेंस में लिंकिंग हो रही है या अपोजिट सेंस में। अगर जिक्र ही नहीं है तब तो सिंपली L1 L2 करो, आगे बढ़ो। और अगर जिक्र है तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया हुआ तो उसको भी यूज कर लो, और फिर L इक्विवेलेंट उस अरेंजमेंट का निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का कंबाइंड वाला जो पार्ट लास्ट में बताया, ये थोड़ा सा ट्रिकी, तो इसको अच्छे से देखना। इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही मॉड्यूल में आपको दिए गए हैं, वो भी सॉल्व करना। PYQ में भी देखना कहीं पर इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करना है। इंडक्टर पर मैक्सिमम बातें हो चुकी हैं, कैसे सर्किट को सॉल्व करना है। अब हम लोग इसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट है, पहले वो करेंगे। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद AC जनरेटर। देखो AC जनरेटर का जो पार्ट है, जैसे हमने कहा था फ्लक्स चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका है उसमें कि हम कॉइल को रोटेट कर दें, और ये सबसे आसान तरीका है। एक कॉइल को रोटेट करने से एरिया थ्रू द टाइम ओरिएंटेशन बेसिकली चेंज होता है, बी और एरिया के बीच का जो एंगल है वो चेंज होता है, और उसके कारण फ्लक्स चेंज होता है, और उसके कारण EMF डेवलप होता है। और ये सबसे आसान है रियल लाइफ में इसको करना, और इसीलिए जनरेटर में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमने फैराडेज लॉ में डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस पर एक टॉपिक है AC जनरेटर, ये AC के अंदर पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे AC जनरेटर, और उसके दौरान हम लोग कुछ और बातें जो है फ्लक्स और EMF रिलेटेड उस पर कर लेंगे। इंडक्टर में भी अभी कुछ और बातें हैं, जैसे रेल वाले जो क्वेश्चन है वो इंडक्टर को लेके हो तो क्या होंगे एंड ऑल, उस पर अपन बात कर लेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि एक एक बार पहले हम अगर सारे टॉपिक को थोड़ा सा टच करके भी जाए
फिर बाद में जब रिवर्ट आएंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगा। जैसे इंडक्टर के और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं एक बार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम लोग का वो नहीं पढ़ा हुआ या पढ़ा हुआ ऐसा नहीं हो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसी जनरेटर, ये दो पार्ट है। अगर ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग वापस से रेल वाले क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आज दिया हुआ है, तुम लोग को देखा होगा, तुम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन पर एक रॉड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो खैर वो तो रजिस्टर वाला क्वेश्चन है, अगर तुम लोग समझ जाओगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको सॉल्व कराया है। सिर्फ एक्सप्रेशन थोड़े बड़े बड़े आएंगे, बाकी सब वही है। एफ की जगह mg साइन थीटा आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी कहीं चेंज नहीं होना। लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग को करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो एक बार ये जो पूरा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होगा तब न्यूमेरिकल्स और अच्छे से बने। जो सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन है आज जो हमने कुछ आपको कराया, इसके और भी अलग अलग वेराइटी है। कैपेसिटर भी डाल दिया जाता है कभी कभी, एलआरसी तीनों आ जाएगा, और स्टेडी स्टेट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, एल आर सी, ये तीनों हो तब कैसे करेंगे, इस सभी क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम लोग थ्योरी का पार्ट 2-3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। हाँ बोलो। सर आपने आज जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा है उसमें एक डाउट था। बोलो। उसमें जहाँ पे आपने केवीएल अप्लाई किया था उसमें इंडक्टर के साइन शायद से उल्टे दिखे। इंडक्टर का प्लस माइनस का साइन। इंडक्टर का प्लस माइनस कैसा? ओके, इंडक्टर का प्लस माइनस साइन थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, सॉरी। ये प्लस माइनस उल्टा होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अब पोटेंशियल गेन होगा। हमने यहाँ पर गेन लिखा है, प्लस वी लिखा है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम दिखाने में गड़बड़ हुआ है, यहाँ माइनस हो गया, प्लस होगा। मतलब इंडक्टर के क्रॉस बैटरी बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो टाइम डिक्रीज होना है तो ईएमएफ ऐसा डेवलप होगा ताकि वो डिक्रीज ना होने दे, इसलिए ईएमएफ ऐसा डेवलप होगा। सही है, थैंक यू। और कहीं कोई कंफ्यूजन है? तो ये पूरा पार्ट को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे करने के लिए। लेकिन अपने को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये चैप्टर जितनी आसानी से और जितनी जल्दी आपके आकाश में सॉल्व कराया गया है, उतना सिंपल ये चैप्टर और उतना कम कंटेंट इसका नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसका। तो पहले बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल वगैरह जो भी है, लीप वगैरह जो भी है वो सॉल्व कर लो, तो फिर हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। That's all for today. Thank you.